नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम बीएससी पार्ट थर्ड बॉटनी में एपीएसी अथवा अम्बेलिफेरी कुल के बारे में अध्ययन करेंगे। एपीएसी या अम्बेलिफेरी कुल के अंतर्गत ऐसे पौधे आते हैं जिनको हम किसी मसाले के रूप में काम में लेते हैं। उदाहरण के लिए जैसे जीरा है, धनिया है, सौंफ है, मेथी है। ये सभी जो पादप हैं वो एपीएसी या अम्बेलिफेरी कुल के अंतर्गत गिने जाते हैं। इन सभी पादपों में यदि हम बात करें तो कुछ ऐसे पादप भी हैं जिनको मसालों के रूप में न लेकर जिनकी जड़ें काम में ली जाती है। जैसे गाजर, डेकस कैरोटा इस गाजर का वैज्ञानिक नाम है। गाजर को भी अम्बेलिफेरी कुल के अंतर्गत रखा गया है। सबसे पहले बात करेंगे कि इस कुल का नाम अम्बेलिफेरी क्यों पड़ा। क्योंकि अम्बल से इसका मतलब ये है कि अम्बल अर्थात इसका जो पुष्प कर्म होता है वो छतरी के समान होता है। इस कारण से इसको अम्बेलिफेरी कुल के अंतर्गत इस पौधों को रखा गया है। तो सबसे पहले हम आज अध्ययन करेंगे धनिया के बारे में अध्ययन करेंगे। धनिया का जो वैज्ञानिक नाम है वो कोरिएंड्रम सैटाइवम है। धनिया का जो कुल है वो है एपीएसी या अम्बेलिफेरी। धनिया के कुल के बारे में उसके पश्चात हम बात करेंगे सबसे पहले रूट की यदि बात करें तो अम्बेलिफेरी कुल के अंतर्गत धनिया की जो रूट है ये मूसला मूल पाई जाती है। मूसला मूल का मतलब है कि इसमें ये जो मुख्य जो मूल होती है वो अत्यधिक ठोस होती है और इससे प्राथमिक मूल, द्वितीयक मूल और तृतीयक मूलें निकलती है। कहने का मतलब ये है कि एक मुख्य जो मूल होती है इससे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक मूलें जो निकल करके एक तंत्र का निर्माण करती है, उस तंत्र को हम कहते हैं मूसला मूल तंत्र। तो धनिया में मूसला मूल तंत्र पाई जाती है। उसके बाद में हम बात करते हैं स्टेम यानी कि तने की बात करें तो जमीन के ऊपर पाया जाने वाला जो भाग है वो तना कहलाता है। सबसे पहले तना जो है जमीन से ऊपर पाया जाने वाला ये जो भाग है तना है। तने की जो आकृति होती है वो लंबवत, ऊर्ध्व, वायवीय, शाखित होता है। धनिया के अंदर जो तना होता है वो शाखित होता है। शाखित का मतलब होता है कि धनिया से जो विभिन्न प्रकार की जो शाखाएं निकलती है और जो पत्तियां होती है वो पिच्छाकार कटी फटी होती है। इसके बाद में ये तना हो गया। तना जो होता है अत्यधिक दुर्बल या निर्बल प्रकार का होता है। उसके बाद में हम बात करते हैं लिविस का मतलब होता है पत्तियां या पत्तियों को इंग्लिश में लीफ के नाम से भी जाना जाता है। धनिये के अंदर जो पत्तियां होती है वो एक महत्वपूर्ण भाग माना जाता है क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा इस धनिया में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करती है, जो पौधे के लिए एक आवश्यक अंग के रूप में जानी जाती है। पत्तियों की जो आकृति होती है वो हृदयाकार होती है, पिच्छाकार होती है और कटी फटी होती है। इनका जो आकार होता है वो हृदयाकार होता है अर्थात हृदय के समान इनकी संरचनाएं होती है। कुछ पत्तियां होती है उनके जो किनारे होते हैं वो क्या होते हैं, कटे फटे होते हैं। तो धनिया में जो पत्तियां होती है वो एक मुख्य अंग माना जाता है। उसके बाद में हम बात करेंगे पुष्पकर्म। पुष्पकर्म को हम इनफ्लोरेस्केंस के नाम से जाना जाता है। ये क्या है, इसका पुष्पकर्म है। धनिया में जो पुष्पकर्म होता है वो किस प्रकार से होता है, छतरी के समान। जो बरसात में जो छतरी काम में लिया जाती है उसके समान एक छत्रक नुमा इसका पुष्पकर्म होता है, जिसको हम अम्बल बोलते हैं। अर्थात इसका जो पुष्पकर्म होता है वो होता है छत्रक के समान। छत्रक का मतलब है कि ऐसी एक छतरी नुमा एक संरचना होती है जिसके ऊपर ऐसी संरचनाएं बनती है, उसे बोलते हैं छत्रक नुमा। ये इसका पुष्पकर्म है। और ये जो पुष्पकर्म होता है वो तलाभिसारी क्रम में व्यवस्थित होता है। उसके बाद में हम बात करेंगे पुष्प। धनिया में जो पुष्प होता है वो पुष्प होता है एक पूर्ण का मतलब है कि धनिया में जो पुष्प होता है उसमें बाह्य दल भी पाए जाते हैं, दलपुंज भी पाए जाते हैं, पुमंग भी पाए जाते हैं और जायांग भी पाया जाता है। पुमंग में हम 3 पार्ट का अध्ययन करते हैं और जायांग में भी हम 3 पार्ट का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाह्य दल। सबसे पहले बात करते हैं बाह्य दल। बाह्य दल को इंग्लिश में कैलेक्स बोला जाता है।
कैलेक्स के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम बात करें बाह्य दल, तो बाह्य दल देखिए धनिया में जो बाह्य दल होते हैं वो संख्या में 5 होते हैं, 1 2 3 4 और 5। ये पांचों जो बाह्य दल हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, संयुक्त होते हैं। तो इनके हम किनारों को क्या कर देते हैं, यहाँ पर हम इनके किनारों को जोड़ देते हैं। तो ये 5 होते हैं धनिया में बाह्य दल, और बाह्य दल चूंकि पांचों के जो किनारे हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं तो हम इसको ब्रैकेट लगाते हैं। तो संयुक्त हो गए, 5 हो गए बाह्य दलपुंज, और इनका जो रंग होता है बाह्य दलपुंज का, इनका रंग होता है हरा। चूंकि ये आंतरिक जो भाग हैं दलपुंज, पुमंग और जायांग इनकी रक्षा का कार्य करते हैं, इसके अलावा इनका जनन की प्रक्रिया में इनका कोई भी महत्वपूर्ण योगदान नहीं होता है। उसके बाद में बाह्य दलपुंज के बाद में हम बात करेंगे कोरोला। कोरोला को बोलते हैं दलपुंज। धनिया में जो दलपुंज होते हैं वो भी संख्या में बाह्य दल की तरह 5 होते हैं, 1 2 3 4 और 5। ये पांचों जो दलपुंज हैं वो दलपुंज स्वतंत्र रूप से व्यवस्थित हैं। कहने का मतलब है कि इन दलपुंजों के जो किनारे हैं वो आपस में किसी भी एक दूसरे दलपुंज से जुड़े हुए नहीं हैं। तो धनिया में जो दलपुंज होंगे वो संख्या में होंगे 5 होंगे, और वो क्या होंगे, स्वतंत्र। स्वतंत्र का मतलब है कि इनके किनारे आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, तो हमने इसके दोनों ओर ब्रैकेट नहीं लगाया है। तो ये क्या हो गए, स्वतंत्र हो गए। अब इनके जो दलपुंज होते हैं, दलपुंज का रंग जो होता है वो सफ़ेद होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि इनका दलपुंज सफ़ेद क्यों होता है, क्योंकि कुछ ऐसे पराग कीट पृथ्वी पर पाए जाते हैं जो पराग कणों को नर से लेकर के मादा पुष्प पर आरोपित करते हैं या पहुंचाने का कार्य करते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, प्रकीर्णन या परागण बोलते हैं। परागण का मतलब है कि ये अपने मुंह में कोई भी कीट है, जैसे मधुमक्खी है और भी छोटे मोटे जो तितलियां हैं, बटरफ्लाई वगैरह, वो क्या करती है, धनिया के ये जो पुष्प है यहाँ से नर पुष्प से पराग कणों को लेकर के जाएगी और पराग कणों को लेकर के मादा पुष्प पर आरोपित कर देगी, और मादा पुष्प पर आरोपित करने के पश्चात अंडाशय के जो वर्तिकाग्र है वर्तिकाग्र के ऊपर डाल देगी। वर्तिकाग्र से वो वर्तिका में पहुंच जाएगा और वर्तिका से किसमें, अंडाशय में पहुंच जाएगा, और फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होकर के एक संपूर्ण अंडाशय का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार क्या होता है कि इसका जो कार्य होता है, दलपुंज में सफ़ेद रंग इसी कारण से है क्योंकि पराग जो कीट हैं वो अपनी ओर सफ़ेद रंग से आकर्षित होते हैं। तो आकर्षित होने के कारण ये नर पुष्पों के ऊपर बैठेंगे और उनसे मुंह में भर करके पराग कणों को लेकर के मादा पुष्प पर डाल देंगे। तो कोरोला में 5 हो गए, स्वतंत्र हो गए। जो रंग हो गया वो क्या हो गया, सफ़ेद रंग का हो गया। सफ़ेद रंग के दलपुंज पाए जाते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे एंड्रोसियम। एंड्रोसियम का मतलब होता है पुमंग। पुमंग में हम देखते हैं कि धनिया में पुमंग में बात करेंगे हम पुंकेसरों की। अब चूंकि हम देखते हैं कि पुंकेसर 1 2 3 4 और 5, पुंकेसरों की भी जो संख्या है वो कितनी है, 5 हैं। पांचों पुंकेसर किसी भी प्रकार से दल से जुड़े हुए नहीं हैं और ये आपस में भी जुड़े हुए नहीं हैं। तो संख्या में जो पुंकेसर हुए वो पुंकेसर कितने हुए, 5 हुए, और क्या हैं, स्वतंत्र हैं, आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। तो स्वतंत्र हो गए, संख्या में कितने हो गए, 5 हो गए। इसके बाद में हम बात करते हैं गाइनोसियम। गाइनोसियम का मतलब होता है जायांग। जायांग में हम जानते हैं कि जो हम फ्लोरल डायग्राम बनाते हैं उसमें जायांग में हम हमेशा अंडप की गणना करते हैं कि अंडप कितने प्रकार का है, किस प्रकार का है। हम बात करते हैं इस अंडप की। अंडप देखिए, इसमें अंडप जो है संयुक्त रूप से जुड़ा हुआ है। एक अंडप ऊपर की तरफ है और एक अंडप नीचे की तरफ है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि कोरिएंड्रम सेटाइवम अर्थात धनिया में जो अंडप होता है वो कितने हैं, अंडप 2 हैं। तो यहाँ पर अंडप लिख देंगे 2, और चूंकि दोनों जो अंडप है वो आपस में जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर हम लगा देंगे ब्रैकेट। और उसके बाद में एक सुपेरियर और इन्फेरियर यानी कि अधोवर्ती और ऊर्ध्ववर्ती होता है। तो धनिया में जो पुष्प जो अंडप की जो स्थिति होती है वो होती है ऊर्ध्ववर्ती,
ऊर्ध्ववर्ती। अब ऊर्ध्ववर्ती का मतलब क्या होता है? ऊर्ध्ववर्ती का मतलब होता है कि अंडाशय तो हो ऊपर और अंडाशय के नीचे से बाह्य दल, दलपुंज और पुमंग नीचे से निकले। कहने का मतलब यह है कि हमेशा अंडाशय ऊपर रहे और उसके निचले पार्ट से बाह्य दल, दलपुंज और पुमंग निकले, तो ऐसी स्थिति ऊर्ध्ववर्ती होती है। और ऊर्ध्ववर्ती में हमेशा जो अंडप है उनके जो निशान लगता है वो कहाँ लगता है? नीचे लगता है, ऐसे नीचे लगता है निशान। तो ये इस प्रकार से इसका जो है हमने पुष्प का अध्ययन किया। उसके बाद में हम बात करते हैं फल। उसके बाद में हम बात करेंगे फल। तो धनिया में जो एक विशेष ही प्रकार का फल पाया जाता है, कुछ फलों के बारे में हमने पहले भी अध्ययन किया था कि सरस फल होता है, कैप्सूल होता है, सिलिकुआ होता है, लेकिन इस धनिया में एक विशिष्ट प्रकार का फल पाया जाता है, उसको बोला जाता है क्रीमोकार्प। क्रीमोकार्प का मतलब होता है कि इसका जो फल होता है वो ठोस होता है और बराबर इसको हम यदि इसे मोड़ते हैं तो ये बराबर क्या हो जाता है? दो भागों में बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति वाले फल को क्या बोला जाता है? क्रीमोकार्प। तो धनिया में जो फल हो गया वो कौन सा हो गया? क्रीमोकार्प। क्रीमोकार्प फल पाया जाता है। उसके बाद में हम बात करेंगे सीड यानी कि बीज। धनिया में जो बीज होता है वो फल के अंदर पाया जाता है। फल के ऊपरी भाग पर एक कठोर आवरण पाया जाता है। यदि हम डायरेक्ट धनिया को ऐसे ही यदि खेत के अंदर बो दें तो वो कभी भी सक्सेस नहीं होता है, अर्थात वो जमीन के अंदर अंकुरण नहीं कर पाता। कारण ये है कि उसके ऊपर बीज चोल की जो कठोरता होने के कारण उसमें पानी और नमी और वायु उसमें प्रवेश नहीं कर पाती। इस कारण से हमेशा धनिया को जब भी रोपित किया जाता है, जब भी उसका जो हमारे को नर्सरी तैयार की जाती है या पौधा अपने को तैयार करना होता है, तो उसको ऐसे मोड़ करके उसका जो बाह्य जो चोल होता है, बीज चोल होता है, उसको तोड़ करके अंदर जमीन में रोपित किया जाता है। तो बीज जो होता है वो बीज होता है इसमें भ्रूणपोषी। भ्रूणपोषी कहने का मतलब है कि इसके जो बीज होता है उसमें एक भ्रूण पाया जाता है। तो इस प्रकार आज हमने धनिया का ये जो पुष्प के बारे में अध्ययन किया है। उसके बाद में हम एक लास्ट पॉइंट है आर्थिक महत्व। आर्थिक महत्व के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका सबसे पहले यदि हम बात करें तो फूड यानी खाद्य के रूप में धनिया का जो उपयोग किया जाता है वो खाने के रूप में किया जाता है। हम सभी जानते हैं कि जितने भी अम्बेलिफेरी कुल के जो पादप हैं, जैसे गाजर है, सौंफ है, जीरा है, मेथी है, धनिया है, इन सभी को मसालों के रूप में काम में लिया जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट हो गया खाद्य, अर्थात खाने के रूप में काम में लिया जाता है। उसके बाद में ऑयल यानी कि तेल के रूप में धनिया का भी तेल निकाला जाता है, सौंफ का भी तेल निकाला जाता है, जीरे का भी तेल निकाला जाता है। और इनका जो तेल होता है वो विभिन्न प्रकार के शादी विवाह पार्टियों में जो बड़े बड़े उत्सव चलते हैं उनमें इनका उपयोग तेल काम में लिया जाता है। इसके बाद में मेडिसिन की बात करें तो धनिया का जो उपयोग है वो मेडिसिन के रूप में भी किया जाता है। विभिन्न प्रकार की यदि बीमारियों की बात करें तो पेट से संबंधित जितनी भी बीमारियां होती है, इसके अलावा सिर दर्द है, उसके अंदर भी धनिया को पीस करके और उसमें थोड़ा सा नमक मिला करके पिलाया जाता है। और भी जैसे शरीर के अंदर जो आने वाले, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि जैसे यदि शरीर में चक्कर भी आ जाते हैं तो उसमें भी इसका धनिया का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में यदि हम बात करें तो सजावटी डेकोरेशन के रूप में भी धनिया का प्रयोग किया जाता है। आजकल बड़े बड़े लोगों की जो शादियां होती है उनके अंतर्गत यदि हम देखें तो विभिन्न प्रकार के जो गार्डन्स होते हैं उसमें आजकल बने बनाए पेड़ पौधे आते हैं, तो उनको गमले सहित उन शादी पार्टियों के अंदर व्यवस्थित कर दिया जाता है। तो मेहमानों की जो आवाजाही के रूप में या वेलकम करने के लिए इनको हम काम में लेते हैं। तो आज इस प्रकार हमने धनिया का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है। तो अगली क्लास में हम जो भी वीडियो लेकर आएंगे उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।